नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत शिक्षण में आज हम पद शिक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप किसी भी शिक्षण संबंधी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आइए आज हम पद शिक्षण के बारे में बात करते हैं। पद्य क्या है? सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि पद्य है क्या। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा रहा है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं पद्य क्या है। पद्य जो है वो छंदोपद्य या छंदोबद्ध या छंदोगत होता है, जिसमें छंद, लय, तुक, गति का भाव प्रकाशित होता है, वह पद्य कहलाता है। पद्य क्या है? रस गंगाधर में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा गया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पणकार पंडित विश्वनाथ ने लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात वाक्यों की रसात्मक सुंदरता ही काव्य कहलाती है। पद्य शिक्षण क्या है कि काव्य शिक्षण, कविता शिक्षण। काव्य शिक्षण और कविता शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति करना, अर्थात रसों का आनंद लेना। रसों की संख्या आपको पता ही है, 9 रस होते हैं। उन सभी रसों का कहीं न कहीं पर समन्वय होना ही पद्य शिक्षण है, कविता शिक्षण है। गति लय पूर्वक काव्य पाठ द्वारा आनंद प्रदान करना तथा रुचि का विकास करना, काव्य भावों के द्वारा रसानुभूति प्राप्त करना, कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास करना। पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण, कविता शिक्षण, इनका उद्देश्य हम बता ही चुके हैं आपको कि सिर्फ रसानुभूति करना है। गति लय पूर्वक काव्य पाठ का आनंद लेना, भावों की रसानुभूति करना, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास सुनिश्चित करना। पद्य शिक्षण की विधियां हम आपको बता चुके हैं, हम फिर आपको बता रहे हैं आज कि खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि। जो खंडान्वय विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। गीत विधि, भाषा अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, भाष्य विधि, तुलना विधि, टीका विधि और समीक्षा विधि। सबसे पहले हम दंडान्वय विधि की बात करते हैं। यहाँ दंड वाक्य का प्रतीक है। दंड काय का प्रतीक है? वाक्य का। इस विधि में श्लोक का अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र स्वयं या अध्यापक की सहायता से कविता में प्रधान वाक्य को खोजता है, फिर उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ श्लोक में से कर्ता, क्रिया, अन्य कारक, अव्यय, पद, विशेषण, विशेष्य आदि को अलग अलग करने हेतु प्रश्न किए जाते हैं और इनके माध्यम से श्लोक का अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए। श्लोक में कर्ता, क्रिया, कर्म, कारक, पद, अव्यय, विशेषण। कहने का तात्पर्य है कि दंडान्वय विधि में अन्वय किया जाता है और पद परिचय दिया जाता है। पूरे वाक्यांश का, पूरी कविता का आप पद परिचय दे सकते हैं, तो ये दंडान्वय विधि है। अब बात करते हैं खंडान्वय विधि। ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। इस विधि में श्लोक का अन्वय करने के लिए सर्वप्रथम श्लोक में से प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। यहाँ प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक के विषय पर आधारित होते हैं। इसमें संज्ञा सर्वनाम के ज्ञान हेतु का, कम, केन आदि के माध्यम से प्रश्न किया जाता है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, उनकी श्लोक पाठ में रुचि रहती है। इस विधि को
सामूहिक शिक्षण हेतु श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। छात्रों को रसानुभूत तथा सौंदर्यानुभूति होती है। एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। इसमें संज्ञा सर्वनाम के ज्ञान हेतु का, कम, केन आदि के माध्यम से प्रश्न किया जाता है। जैसे मूकम करोति वाचालाम पडगुम लग्यते गिरम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, अर्थात यहाँ पर केन तेन इस तरीके के प्रश्न करके बालक से प्रश्न किए जाते हैं और रसानुभूत कराई जाती है। उसके बाद बात करते हैं गीत विधि की। अध्यापक गीत के माध्यम से कवि को पढ़ाता है। प्राथमिक स्तर हेतु अध्यापक गीत के माध्यम से कवि को पढ़ाता है, अर्थात गीतों को पढ़ता है। भाषा अनुवाद विधि, अध्यापक किसी भी श्लोक को पढ़कर अर्थ बताता है, उसमें आए कठिन शब्दों का मातृभाषा अनुवाद कर दिया जाता है। इससे छात्र रटकर लिखने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रसानुभूत नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक विधि है। बात करते हैं व्याख्या विधि की। अध्यापक श्लोक के एक एक पद की व्याख्या करते हुए श्लोक का अर्थ बताता है। भाष्य विधि, शिक्षक कथावाचक की तरह अनेक कथा और प्रसंगों को बताते हुए श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करता है। उच्च स्तर हेतु उपयुक्त भाष्य विधि है। उसके बाद बात करते हैं तुलना विधि की। इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत श्लोक के समान अर्थ वाला अन्य श्लोक बताते हुए तुलना करते हुए भावों को स्पष्ट करता है। इसमें शिक्षक को साहित्यिक और भाषाविद होना बहुत आवश्यक होता है। तुलना विधि क्या है कि दृष्टांत के माध्यम से, जैसे कोई प्रसंग चल कहीं का रहा है और दूसरे प्रसंगों के माध्यम से बालक को उसकी मातृभाषा में समझाना ही तुलना विधि कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं टीका विधि। इस विधि में शिक्षक विभिन्न टीकाओं की सहायता से व्याकरणात्मक एवं भावात्मक ज्ञान करवाता है। उच्च स्तर हेतु ये उपयुक्त होती है। उसके बाद बात करते हैं समीक्षा विधि की। इस विधि में शिक्षक छात्र को कवि के जीवन दर्शन के साथ जोड़ता है। भाषा शैली, अलंकार और विचार, कल्पना, भाव आदि को विस्तार देते हुए अन्य कवियों के साथ तुलना करके गुण दोषों को बताकर समीक्षा करता है। शिक्षक कविता की पृष्ठभूमि पर भी बल देता है। जैसे कालिदास की बात की जाए तो कालिदास को उपमा सम्राट कहा गया है और इन्होंने प्राकृतिक चीज़ों का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने एक मेघदूतम ग्रंथ जो लिखा है बड़ा मार्मिक है। यदि आपको अवसर मिले तो मेघदूत ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करना, हिंदी रूपांतरण उपलब्ध रहता है। तो किसी भी पुस्तक की या किसी भी पाठ की जब समीक्षा की जाती है अध्यापक के द्वारा, तो अध्यापक सबसे पहले कालिदास के बारे में बताता है कि कालिदास नाम कैसे पड़ा, इनका इतिहास क्या रहा, इनके माता पिता क्या थे, जीवन कैसा रहा। इन सारी चीज़ों को बताने के बाद फिर अध्यापक इनके काव्यगत सौंदर्य पर प्रकाश डालता है कि इन्होंने कैसा काव्य लिखा, इनका किसके प्रति झुकाव था, इन्होंने कौन से रस को महत्वपूर्ण माना या कौन सा अलंकार इनका प्रिय था, किसके लिए जाने गए, कविताओं में किसकी प्रधानता रही। इस तरीके से समीक्षा विधि में प्रश्न किए जाते हैं। अब बात करते हैं पद्य पाठ योजना। पद्य पाठ योजना एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। यूपी टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल लिखा जाता है कि हमें पढ़ाना क्या है। उसके बाद उद्देश्य कथन किया जाता है कि बच्चे सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे क्या। उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाता है, चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं, एक कविता का स्वरूप लिखा जाता है। उसके बाद आदर्श वाचन किया जाता है अध्यापक के द्वारा और छात्र उसका अनुकरण करते हैं, दोहराते हैं। उसके बाद अशुद्धि शोधन काठिन्य निवारण किया जाता है। जो गलत चीज़ें होती हैं उनको संशोधन करके जो बालकों में कठिनता आती है पढ़ने में या सुनने में, उनको निवारण किया जाता है। उसके बाद भाव विश्लेषण प्रश्न पूछे जाते हैं। भाव से
काव्य सौंदर्य अनुभूत प्रश्न पूछे जाते हैं। सार कथन पूछा जाता है पूरा श्लोक पढ़ाने के बाद कि श्लोक का सार क्या था। सस्वर वाचन किया जाता है, अध्यापक के साथ बालक दोहराते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, फिर अध्यापक द्वारा गृह कार्य दिया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को देखें, दोस्तों में शेयर भी करें, और बड़ी मेहनत से ये सब तैयार होता है, इसलिए आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।